जय हिंद एवरीवन। ये क्लास उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इंडियन नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक इंडियन नेवी एमआर का तैयारी करना शुरू नहीं किए हो तो आप एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। दोबारा आप लोगों को ये मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर में फार्म भरने के लिए उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र जैसे 22 साल हो जाएगा, 23 साल हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे एसएससी जीडी की भर्ती निकलती है या मतलब इंडियन आर्मी की भर्ती निकलती है या कोई भी ऐसी भर्ती निकलती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फार्म भरते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो ये जो इंडियन नेवी है ना, इसमें उतना ज़्यादा लोग फार्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इसका जो एज होता है ना, एज ज़्यादा होता नहीं है। 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र होता है। और काफ़ी सारे लोगों को जैसे इंडियन आर्मी के बारे में ज़्यादा पता रहता है लेकिन इंडियन नेवी के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं रहता है, तो वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो आप सभी लोगों को इंडियन नेवी चाहे एसएसआर में चाहे एमआर में फार्म भरना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, इंडियन नेवी का ऑनलाइन आपका 13 तारीख से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 27 तारीख रहने वाला है, ठीक है ना। इंडियन नेवी में टोटल 2 पोस्ट है, एक है इंडियन नेवी एसएसआर, ठीक है ना। क्या है? इंडियन नेवी एसएसआर है। और दूसरा आपका क्या है? इंडियन नेवी एमआर है, ठीक है ना। इंडियन नेवी एमआर है। तो मतलब जो इंडियन नेवी एमआर है ना, इसमें 10 पास मांगा जाता है और जो इंडियन नेवी एसएसआर है ना, इसमें 12 पास मांगा जाता है और 12 में आपका जैसे मैथ होना चाहिए और भी कुछ सब्जेक्ट देता है। तो कुछ लोग जैसे 12 पास नहीं रहते हैं या मैथ से 12 पास नहीं रहते हैं, तो वो लोग इंडियन नेवी एमआर में सिंपल 10 पास से ऑनलाइन करा लेते हैं। तो आप लोग देख लेना, अगर आपका 12 जैसे मैथ से होगा तो आप लोग एसएसआर में ऑनलाइन करा लेना, नहीं तो एमआर में मतलब 10 पास से ऑनलाइन जरूर कराना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बहुत कम एज वाले ऑनलाइन कराते हैं तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, सब लोग नए नए ही रहते हैं। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। एनसीसी वाले जरूर ऑनलाइन कराना। आप लोग मुझे याद करोगे कि हाँ, मैं नीलेश भाई का बात मानकर मतलब मैं ऑनलाइन इसमें कराया था, ठीक है ना। मतलब एनसीसी वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। और इससे आप लोग मार्कोस कमांडो में भी जा सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडियन नेवी एमआर से मार्कोस कमांडो में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एसएसआर से जा सकते हैं। तो देखो, मैं अपने पास से नहीं बोला था, एक मार्कोस कमांडो के जवान हैं वही बता रहे थे। उनका वीडियो मैं अपने नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और इसका कोर्स बहुत जल्द आने वाला है। इससे पहले जो इंडियन नेवी एमआर का पेपर हुआ था उसमें जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, इसका सिलेबस तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। कल आप लोग का क्लास नहीं हुआ था, परसों आप लोग का क्लास हुआ था, तो परसों में पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया था। तो इसके मतलब जैसे इसका मैं पूरा का पूरा आपका 20 प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। जैसे इंडियन नेवी का पेपर देने से जाने से पहले आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाकर ही जाना है, ठीक है ना। और पिछले साल का पूरा प्रश्न इस 20 प्रैक्टिस सेट में रहेगा और इसमें जो भी मैथ के प्रश्न रहेंगे उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज जितना भी आपका जीके जीएस दिया है तो वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर टाइम से पूरा का पूरा जैसे पीडीएफ बन जाएगा तो वो सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आज के इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न लिया गया है, जिसमें से आपका जैसे जीके जीएस दोनों रहने वाला है, ठीक है ना। और आपका जो इंडियन नेवी एमआर का जैसे सिलेबस होता है, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के, और 13 प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और 12 प्रश्न आपके साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है ना। एक बार मैं माइक चेक कर ले रहा हूँ कि माइक कहीं बैठ नहीं न गया है, क्योंकि मेरा माइक में चार्ज बहुत कम है। तो भाई मतलब बैठा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है ना। मेरे माइक में ज़्यादा चार्ज नहीं है, इसलिए देखना पड़ रहा है। कल मैं लाइव आने वाला था लेकिन लाइव नहीं आ पाया। 2-3 दिन में मैं लाइव आ जाऊंगा, इसलिए कल क्लास नहीं आ पाया, ठीक है ना। मेरे पास सब कुछ वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिससे लाइव आना चाहिए, पूरा सिस्टम आ चुका है, ठीक है ना।
तो 2-3 दिन में लाइव आ जाऊंगा। और आरपीएफ का भी क्लास आप लोग का चलेगा, काफी सारे लोग बोल रहे थे, तो प्रीवियस ईयर वाला पूरा प्रश्न जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसका भी क्लास चलेगा। आपका पहला प्रश्न है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इस टाइप के प्रश्न इंडियन नेवी एमआर के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? थेम्स, राइन, एल्ब और रोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ये राइन हो जाएगा, ठीक है ना। यूरोप की कौन सी नदी, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संडे के दिन पूरा का पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा जितना भी आपका क्लास हुआ है, ठीक है ना। और ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है। जितने लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो ना, तो फ्री कंटेंट में चेक करते रहना। इसका पीडीएफ आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उसका पीडीएफ में डाल दिया था एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे पूछ देगा कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है, इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो लंदन आपका थेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो निम्न में से जो नीचे लिखा गया है इनमें से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केटू, गाडविन, आस्टीन, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और नंगा पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इस टाइप के प्रश्न जैसे पर्वत पहाड़ से प्रश्न ज्यादा मतलब मर्चेंट नेवी में देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर केटू, गाडविन, आस्टीन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा बोला गया ना, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो केटू, गाडविन, आस्टीन इज राइट आंसर। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट दिया है, पूछ देगा कि संसार का सबसे उच्च चोटी कौन सा है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। संसार का सबसे उच्च चोटी कौन सा है, तो वो आपका है जैसे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो है ना 8,848.86 मतलब 8,848.86 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। 8,848.86 मीटर इसका ऊंचाई है। मैं यहाँ पर पॉइंट वाला नहीं लिखा हूँ क्योंकि ज्यादा करके 8,848 मीटर ही देता है, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में पॉइंट वाला रहेगा तो आप लोग जान जाना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब किस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कल्हड़ और जयदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पर जयदेव दिया है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपके जयदेव हैं। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राज तिरंगनी के लेखक, राज तिरंगनी के लेखक कौन है, तो राज तिरंगनी के लेखक कल्हड़ है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। राज तिरंगनी के लेखक कौन है, तो राज तिरंगनी के लेखक आपके कल्हड़ हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, इस टाइप के प्रश्न अगले साल इंडियन नेवी एमआर के पेपर में जैसे प्रश्न बने थे, तो इस साल भी उस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? कन्याकुमारी बीच, मरीना बीच, कोवलम बीच और सिल्वर बीच। तो इसका राइट आंसर आपका मरीना बीच हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो मरीना बीच है। टॉपिक वाइज भी मैं क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। पहलवान भाई कहीं गया है, आ जा रहा है तो फिर क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, ये आप लोग बताओ। तब तक मैं अपना माइक भी चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर माइक बैठ जाएगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। 1-2 बार मैं धोखा खा गया हूँ ना, इसलिए मैं बार बार चेक करते रहता हूँ।
तो अभी तो ठीक ठाक है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण है ना वो आपका लैक्टोमीटर है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण है वो लैक्टोमीटर है। पूछ देगा कि हृदय की गति, ठीक है ना, क्या पूछ देगा, हृदय की गति मापने के लिए, हृदय की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एसएमएस का अर्थ क्या होता है। देखो जैसे पता है फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एसएमएस का अर्थ क्या होता है, तो जो एसएमएस का अर्थ होता है ना वो आपका होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। इसको आप लोग को अभी अपने कॉपी में नहीं लिखना है, जब पूरा पीडीएफ में अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा तो उस टाइम आप लोग को देखना है, ठीक है ना। उस टाइम आप लोग को पीडीएफ से ही पढ़ लेना है। अभी तो जैसे प्रैक्टिस सेट वोट लगाना है, अभी तो काफी ज्यादा टाइम है। जब मैं इंपॉर्टेंट लाऊंगा चैप्टर वाइज तो उसको आप लोग लिखना, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से बनता है, विटामिन के से बनता है। आपका विटामिन सी जो लिखा गया है ना, विटामिन सी से रिलेटेड भी काफी सारा प्रश्न देखने को मिलता है। पूछ देगा कि खट्टे चीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरा माइक भी बैठने वाला है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे, नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश और मराठा वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज आपका मराठा वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के संस्थापक थे। आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। वैसे मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भगवान शिव हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान शिव इज राइट आंसर। इस टाइप के जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे तो वो प्रश्न मैं यहाँ पर जैसे मतलब आपका करा दूंगा, ठीक है ना। और मेरा जो जैसे इसका जो मॉक टेस्ट आने वाला है, 20 मॉक टेस्ट आने वाला है। मैं देखा हूँ यूट्यूब पर जैसे बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स लोग ला रहे हैं। कुछ लोग तो 900 रुपया में देखा था, वो लोग बोल रहे हैं कि ऑफर है तो 600 रुपया है, 700 रुपया है, ऐसे करके मैं देखा था, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं जो लाने वाला हूँ अगर अच्छा से पढ़ लोगे ना तो मतलब आपका उतना ही स्कोर होगा जितना आप जहाँ से भी पढ़ोगे। मतलब जैसे अभी आर्मी में सेम वैसे ही देखने को मिला है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन उतना क्वेश्चन में नहीं कराता था, जैसे मैं कम ही कराता था, ऐसा नहीं कि दिन भर पूरा क्वेश्चन कराता था। लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन कराया था ना जीके में का बहुत ज्यादा लड़ा था। मैं बार बार बोलता था 2011 की जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, वो देखने को मिला था। मैं बार बार बोलता था कि आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है, विजेता टीम आपका ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता टीम भारत है, तो वो भी देखने को मिला था। उसके बाद से लिंगानुपात, ये सारी चीजें मैं बार बार बोलता था, वो पूछा भी गया था, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं देखने को मिला था। तो वो जो लोग भी यूट्यूब पर क्लास कराते हैं ना तो वो लोग भी वो नहीं बताए थे, मैं देखा था, खुद देखा था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जो कोर्स लाने वाला हूँ शुरू में 2 दिन अगर आप लोग बोलोगे तो 2 से 3 दिन कर दूंगा। मतलब 2 से 3 दिन सिर्फ 49 रुपया उसका प्राइस में रखूंगा। जितने लोगों को लेना होगा ना तो वो लोग ले लेंगे और इसी में सिर्फ 49 रुपया में आपको 20 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इतना तो आप लोग एक दिन में मतलब इससे भी ज़्यादा खर्च कर देते होगे। अभी इसको मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो आप लोग मतलब इंतजार करते रहना, ठीक है ना। 4-5 दिन के अंदर में आएगा तो इसको इंतजार करते रहना और देख लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो मोहिनी अट्टम है ना, ये केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला यहाँ पर शासिका रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर शोक नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका शासिका रहेगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका शासिका रहेगा, इसको आप लोग शासिका बना लेना, ठीक है ना। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह, मदन मोहन, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर है। तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है ना, वो भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद सबसे पहले किसके कलम से लिखा गया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखता हूं कितने लोग एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये आप लोगों को बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके कलम से लिखा गया। ये तो है कि इंकलाब का जिंदाबाद का नारा ये तो हाईलाइट किए थे भगत सिंह, तो मतलब आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। उसके बाद से हे राम किसका नारा है? हे राम आपका किसका नारा है? ये आपका महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना। ये भी पूछा गया है। जनगण मन के रचयिता पूछ देगा, क्या पूछ देगा? जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता कौन है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनगण मन के रचयिता आपके कौन है? वो आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट दिया है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? VIP वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? स्वतंत्र ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पर दिया है लीग, मुस्लिम लीग यहाँ पर रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अभिनव भारत। तो इसका राइट आंसर आपका फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर मुंह नहीं रहेगा, ठीक है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मैं खुद टाइपिंग किया हूँ, पहलवान भाई नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सैंडर्स की हत्या किसने की? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सैंडर्स का हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका भगत सिंह हो जाएगा। सैंडर्स का हत्या आपका भगत सिंह ने किया, ठीक है ना। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हवा महल कहाँ पर स्थित है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जयपुर, आगरा, पटना और कुशीनगर। तो जो आपका हवा महल है ना, वो आपका जयपुर में स्थित है। अगर जयपुर नहीं देगा तो क्या दे सकता है? जयपुर नहीं देगा तो आपका राजस्थान दे सकता है, ठीक है ना। राजस्थान दे सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद देव। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पिछले साल देखने को मिले थे तो इस साल भी देखने को मिल सकते हैं। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, ठीक है ना। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों के पांचवें गुरु मतलब ये किनको माना जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिखों के पांचवें गुरु कौन कहलाते हैं ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। और सिखों के 10वें गुरु किसे कहते हैं? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना यहाँ पर रहेगा। वायुसेना में कौन सा पद है? कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर और पायलट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस टाइप के प्रश्न जो भी है ना वो पूरा मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा। इसका राइट आंसर विंग कमांडर हो जाएगा, ठीक है ना।
कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में, ये नौसेना में जो लोग कमांडर होते हैं ना, नौसेना में जो लोग कमांडर होते हैं वो लोग वायुसेना में विंग कमांडर कहलाते हैं। नौसेना में जो लोग कमांडर होते हैं वो लोग वायुसेना में विंग कमांडर कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभ आरंभ किस राज्य से हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो योजना है इससे रिलेटेड तो अग्निवीर के पेपर में भी प्रश्न देखने को मिले थे, तो इसमें भी आप लोग को तैयार कर लेना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभ आरंभ किस राज्य से हुआ? उत्तर प्रदेश से हुआ, ठीक है ना। किसके द्वारा हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना का शुरुआत हुआ, ठीक है ना। उज्ज्वल योजना का शुरुआत हुआ किस सन में हुआ? तो आपका 2016 से शुरुआत हुआ, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, मनु, अबुल फजल और तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत नामक पुस्तक के जो लेखक है ना वो कालिदास हैं। मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कालिदास हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कभी आना, मैं आप लोग को कुशीनगर में घुमा दूंगा जो लोग दूर से हो, ठीक है ना। कुशीनगर में, कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना उसके न्यायाधीशों का जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 124 आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड ख आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब खंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड दूसरा के तहत मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में कौन किया है इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर और नितिन गडकरी। तो इसका राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। एस जयशंकर दिया है। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री है ना वो आपके एस जयशंकर हैं। वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत के जो सड़क मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं। वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है? भाला फेंक, कुश्ती, कबड्डी और दौड़ है। तो देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है? एक बार जब देख ले रहे हो दोबारा क्लास होगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। देवेंद्र झाझरिया का संबंध आपका भाला फेंक से है। अब कुछ लोग सोचते हैं ना कि 4-5 क्लास करूंगा, 1 महीना क्लास करूंगा और सारा प्रश्न सही कर दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है मुन्ना, क्योंकि ये मतलब जीके जीएस ऐसा होता है, समुंदर होता है। बस आप लोगों को देखना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अब कौन प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIP मैं लिख दे रहा हूँ, इंडियन आर्मी के पेपर में भी पूछा गया था। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V = I × R होता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के दिमाग में गूंजना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से कल देखते हैं लाइव, कल तो नहीं आ पाएंगे,
2-3 दिन के अंदर में लाइव जरूर आने का कोशिश करेंगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 5 जनवरी। तो जो भारतीय नौसेना दिवस है ना, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जब भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, जिसे थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, थल सेना दिवस बोला जाता है। और 8 अक्टूबर को IAF इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों के 25 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।